दोस्तों केमिस्ट्री का बड़ा आईएमपी चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम पूछेंगे बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिखा है कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सुइटेबल प्रोपोर्शन से मिलकर बने होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। लेकिन एनसीईआरटी की डेफिनेशन कहती है कार्बोहाइड्रेट में डिफाइन एज द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड या फिर ऐसे कंपाउंड जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाए उसे हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बोहाइड्रेट आल्सो कॉल्ड सैकेराइड्स। ओके, टाइप्स पे आते हैं मोनोसैकेराइड्स। सबसे सिंपलर कार्बोहाइड्रेट जिसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता उसको मोनोसैकेराइड कहते हैं। एग्जांपल ग्लूकोज और फ्रुक्टोज और राइबोस। अभी तक 20 मोनोसैकेराइड नोन है जिनके बारे में पता चल चुका है। फिर आते हैं ओलिगोसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट ऐसे जिनको हाइड्रोलाइज करने पर कार्बोहाइड्रेट दैट यील्ड 2R10 2 से 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड दें हाइड्रोलिसिस करने पर। मोनोसैकेराइड की 2 से 10 यूनिट तक मिल जाए ऐसे कार्बोहाइड्रेट को ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। 2 होंगे तो डाइसैकेराइड, 3 होंगे तो ट्राइसैकेराइड, 4 होंगे तो 4 मोनोसैकेराइड की यूनिट मिलेंगी तो टेट्रासैकेराइड। एग्जाम्पल में सुक्रोज और माल्टोज। सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करेंगे तो एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज मिलता है, माल्टोज को करेंगे तो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलते हैं। उसके बाद आते हैं कि पॉलीसैकेराइड क्या है। यहीं पर मैं इसको लिख देता हूं कि पॉलीसैकेराइड क्या है। तो जैसे ही हमने बोला कि पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट वो कार्बोहाइड्रेट होता है दैट गिव मोर देन 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड अनहाइड्रोलाइज। एग्जाम्पल आएगा स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। ओके, ये हो गया हमारा पॉलीसैकेराइड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वेरी आईएमपी क्वेश्चन है कि रिड्यूसिंग शुगर क्या है। वो कार्बोहाइड्रेट जो रिड्यूस करते हैं फैलिंग सॉल्यूशन को या टॉलेंस रिएजेंट को, दोनों को रिड्यूस करने वाले कार्बोहाइड्रेट हमें कहलाएंगे रिड्यूसिंग शुगर। इसका एग्जांपल में अगर लिखें तो हम बोलेंगे कि मोनोसैकेराइड्स। एग्जांपल होगा मोनोसैकेराइड्स। ओके, अगर आते हैं नॉन रिड्यूसिंग पे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करते, डू नॉट रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशंस आर टॉलेंस रिएजेंट्स, डू नॉट रिड्यूस एज फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट। ओके, इनको हम बोलेंगे नॉन रिड्यूस। एग्जांपल हो गया डाइसैकेराइड। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये वो कार्बोहाइड्रेट है जिनमें फंक्शनल ग्रुप मोनोसैकेराइड से बाउंड होते हैं। इसका मतलब होता है इनमें फंक्शनल ग्रुप मोनोसैकेराइड से बाउंड नहीं होते, फ्री होते हैं। जो फ्री होते हैं तो रिड्यूसिंग है और नहीं फ्री होते तो नॉन रिड्यूसिंग है। वेरी आइन पे जरूर याद करें। ओके, ग्लूकोज, ग्लूकोज सबसे सिंपलर कार्बोहाइड्रेट है। इसको हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं, डेक्सट्रोज भी कहते हैं। इट इज एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज। एंड मोनोमर, मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट, मोनोमर ऑफ लार्ज कार्बोहाइड्रेट, लार्ज कार्बोहाइड्रेट। कौन कौन से लार्ज कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर है ये भैया? स्टार्च का है, सेल्यूलोज का है और ग्लाइकोजन का है। और जितने भी पॉलीसैकेराइड है सबका ये कौन है? मोनोमर। कौन? ग्लूकोज। ग्लूकोज को क्या कहते हैं? डेक्सट्रोज कहते हैं। ये एल्डोहेक्सोज भी है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड क्या है? सच कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड, जो देते हैं 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड, 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड अनहाइड्रोलाइज्ड with acid or dilute acid है ना, dilute acid or
एंजाइम। ओके, 2 यूनिट मिलेगी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिससे 2 यूनिट मोनोसेकेराइड मिल जाए। मोनोसेकेराइड की 2 यूनिट कंटेन करने वाले उनको डाइसेकेराइड कहते हैं। डाइसेकेराइड को हम इसके एग्जांपल्स के ऊपर जाते हैं एक एक करके। तो अच्छा, इसमें एक और बात होगी कि 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड विथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज टू ईच अदर। एक दूसरे से काई से जुड़े हुए हैं तो हम बोलेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अभी क्वेश्चन आएगा कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है, इसकी डेफिनेशन आईएमपी है, ये पढ़ते हैं इसको। ओके, फिर से सुनिए, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है? ऐसी लिंकेज ऑफ ऑक्साइड, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट के बीच ऐसा बॉन्ड जो 2 ग्लूकोज के पास आने पर और वाटर का लॉस हो जाए, वाटर मॉलिक्यूल का, तो जो बॉन्ड बनता है ऑक्साइड को लेकर बीच में, यानी कि ये हो गया हमारे, मान लो एक इधर, तो एक और ये ऑक्साइड और इधर एक, है ना, इस तरह से। तो ये जो लिंकेज है कौन सा लिंकेज है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके ओके, आगे बढ़ रहे हैं हम डाइसेकेराइड में। सबसे पहले सुक्रोज। सुक्रोज का इनका सभी का फार्मूला है, डाइसेकेराइड है लगभग जितने भी डाइसेकेराइड है C12H2O11। इसको हाइड्रोलिसिस करने पर हमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा, मतलब ये काय से बना हुआ है, इसका कंपोजिशन क्या है? तो इसमें है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। उसके बाद ये इनके बीच, किन किन के बीच ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहाँ होता है? मैंने सिर्फ लिंकेज लिखा है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किस किस के बीच होता है? तो अल्फा ग्लूकोज के पहले कार्बन, अल्फा ग्लूकोज का पहला कार्बन और बीटा फ्रुक्टोज का दूसरा कार्बन के बीच बॉन्ड बना होता है ग्लाइकोसाइडिक। ओके, ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, बड़े ध्यान से याद रखना। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन है? सुक्रोज। फिर आते हैं माल्टोज पे। माल्टोज में जैसे यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज था, माल्टोज में 2 अल्फा ग्लूकोज यूनिट होती है मोनोसेकेराइड की, अल्फा ग्लूकोज यूनिट से बना होता है, इन्हें हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्फा ग्लूकोज मिलेगा। अब इसमें लिंकेज किस किस के बीच होगा? इन्हें दोनों अल्फा ग्लूकोज है, तो एक अल्फा ग्लूकोज का पहला कार्बन और दूसरे अल्फा ग्लूकोज का चौथा कार्बन के बीच हमें कौन सी लिंकेज मिलेगी? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, अब अल्फा ग्लूकोज ये एक रिड्यूसिंग शुगर है। कैसा है ये? देखो, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग था और माल्टोज रिड्यूसिंग है। आगे आते हैं लैक्टोज, मिल्क शुगर कहते हैं इसको। ये ऐसा डाइसेकेराइड है जिसको मिल्क शुगर कहते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं, ये बना है बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज से। लिंकेज बिटवीन, इसमें काय काय के बीच बॉन्ड होता है ग्लाइकोसाइडिक, तो हम बोलेंगे पहले कार्बन, गैलेक्टोज के पहले कार्बन और ग्लूकोज का चौथा कार्बन। ये भी एक रिड्यूसिंग शुगर है, ये भी एक रिड्यूसिंग शुगर है। ओके, तो सुक्रोज आता है तो ये 3-4 बातें लिखनी है, माल्टोज आता है तो ये 4 बातें लिखनी है, लैक्टोज आता है तो ये 4-5 बातें लिखनी है। अब क्वेश्चन आता है कि भैया माल्टोज को हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो हम बोलेंगे कि 2 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड ऑफ अल्फा ग्लूकोज। फिर हम बोलेंगे बॉन्ड किस किस के बीच बन रहा है? तो बोलेंगे पहले ग्लूकोज के पहले कार्बन पे और दूसरे के चौथे कार्बन के बीच। रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग? तो हम बोलेंगे रिड्यूसिंग है। लैक्टोज में क्या मिलेगा? तो हम बोलेंगे बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज मिलेगा। बॉन्ड किस किस के बीच है? तो हम बोलेंगे गैलेक्टोज के पहले कार्बन, ग्लूकोज के चौथे कार्बन के बीच। ये भी एक रिड्यूसिंग शुगर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे, लार्जर यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। बात करते थे भैया मेन स्टोरेज ऑफ पॉलीसैकेराइड ऑफ प्लांट में स्टोरेज है प्लांट का पॉलीसैकेराइड है। ह्यूमन बीइंग के लिए डाइटरी सोर्स है, ये सीरियल्स हो गया, पोटैटो हो गया, और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में मिलता है। इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज से बना होता है। कैसे बना होता है? अल्फा ग्लूकोज से। अच्छा, इसमें 2 चीजें होती है, 2 पार्ट होती है। इसके 15 से 20% पार्ट जो होता है वो अनब्रांच्ड होता है और वाटर में सोल्यूबल होता है। इसे कहते हैं एमाइलोज। क्या कहते हैं? एमाइलोज। एमाइलोज में कार्बन 1 और 2 जो डिफरेंट होती है, उसमें पहला कार्बन और चौथे कार्बन के बीच ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। उसके बाद दूसरा जो इसका पार्ट होता है, 2 कंपोनेंट होते हैं। दूसरा कंपोनेंट होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन इनसोल्यूबल वाटर होता है और लॉन्ग चेन होती है और अनब्रांच्ड होता है, सॉरी ब्रांच्ड होता है। ये कैसा होता है? ब्रांच। और ये स्टार्च का 80 से 85% बनाता है। ओके, एमाइलोपेक्टिन क्या है? एमाइलोज क्या है?
तो एमाइलोज एक कंपोनेंट है स्टार्च का, जो स्टार्च का 15 से 20% हिस्सा बनाता है, जो कि सॉल्युबल है और ये इसमें ये अनब्रांच्ड है। और ऐसे इसके अपोजिट एमाइलोपेक्टिन का बताना है। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सेल्यूलोज क्या है। जैसे अभी अपन ने स्टार्च पढ़ा, स्टार्च के बाद हम पढ़ रहे हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज भी प्लांट और सेल वॉल में का पॉलीसेकेराइड है, यानी मोनोमर है। मोनोमर काय का है ये, मतलब इसका पॉलीमर काय का पॉलीमर है, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट का। यानी बीटा डी ग्लूकोज यूनिट बहुत सारे मोनोमर मिलके पॉलीमर बनाएंगे, जिसका नाम होगा सेल्यूलोज। लिंकेज किस किस के बीच है, C1 और C4 के बीच। इसकी स्ट्रेट चेन होती है, कैसी होती है, स्ट्रेट चेन। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहते हैं, ओके, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन एनिमल है। इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो एमाइलोपेक्टिन के जैसे ही होता है, पर उससे भी ज्यादा ब्रांच होता है। अभी अपन ने पढ़ा कि एमाइलोपेक्टिन होता है वो बहुत ज्यादा ब्रांच है, पर ग्लाइकोजन उससे भी ज्यादा ब्रांच्ड यूनिट बनी होती है उसमें। ये प्रेजेंट होता है लीवर में, मसल्स में और ब्रेन में। साथ ही साथ अगर देखें तो ईस्ट और फंगाई में भी हमें ग्लाइकोजन मिलेगा। ओके, तो ग्लाइकोजन के बारे में आया इतना लिखना है, सेल्यूलोज के बारे में इतना लिखना है। एक और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि इम्पोर्टेंट ऑफ सेल्यूलोज, तो भैया एनर्जी का सोर्स होता है ना। ह्यूमन बीइंग का मोस्टली डाइटरी जो सोर्स है वो कहाँ से पूरा होता है, कार्बोहाइड्रेट से। फिर कार्बोहाइड्रेट डे टू डे एनर्जी की फुलफिल करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। हमारे फूड का मोस्टली पार्ट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, डेली लाइफ चलाने के लिए बहुत इसेंशियल है। तो ऐसे 3-4 पॉइंट अपन मर्जी से भी बना के लिख सकते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। ओके, अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में आएगा, प्रोटीन क्या है, तो हम बोलेंगे कि भैया अनदर इम्पोर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स फॉर आवर बॉडी। अच्छा, अनदर इम्पोर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स दैट मेंटेन एंड हील आवर बॉडी, दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर बॉडी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, इट इज कॉल्ड एज प्रोटीन। प्रोटीन जो बना हुआ है वो प्रोटियोज से बना हुआ है। काय से बना हुआ है, प्रोटियोज एक ग्रीक वर्ड है जिससे बना हुआ है, जिसका मतलब होता है प्रोट्यूज। प्रोट्यूज ग्रीक वर्ड बना होता है, प्राइम इंपॉर्टेंस। ऑल प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। यहाँ पे एक लाइन लिखी, ऑल प्रोटीन काय के पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर होते हैं, बहुत सारी चीज के बने होते हैं, बहुत सारी यूनिट के बने होते हैं, अल्फा एमिनो एसिड के। काय के बने होते हैं, अल्फा एमिनो एसिड। अच्छा, एग्जाम में अल्फा एमिनो एसिड पूछ लेगा तो हम बोलेंगे कि भैया अल्फा कार्बन पर अमीनो ग्रुप जुड़ा हो, अल्फा कार्बन पर एमिनो ग्रुप जुड़ा हो, तो इसको बोलेंगे हम अल्फा अमीनो एसिड। और प्रोटीन के बारे में हम व्हाट इज प्रोटीन करके पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे कि इसमें अल्फा कार्बन पे अमीनो एसिड जुड़ा है, बीटा कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड है। प्रोटीन बॉडी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए बहुत इसेंशियल है। ठीक है, इतना लिख के आना है कि क्या है। उसके बाद अगर हम देखें इसका जब नाम देते हैं तो ट्राइबल सिस्टम में नाम दिया जाता है। जैसे ग्लाइसिन है तो GLY है ना, ल्यूसिन है तो LEU। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में व्हाट इज प्रोटीन बना दिया, प्रोटीन यहाँ अमीनो एसिड का फार्मूला बता दिया। अब प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। तो भैया इसेंशियल वो होते हैं, इसेंशियल प्रोटीन वो होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, जिन्हें हमें हमारी डाइट में लेना होता है बाहर से। और नॉन इसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी में बन जाएंगे, तो बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। तो एक्चुअल में इसेंशियल क्या कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो essential protein are the protein are those protein which do not produce by synthesize in our body and they are required in our diet. It is called essential protein. और non-essential protein synthesis in our body and not required in our diet. Okay. Essential क्या है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, आर्जिनिन पूछा गया है, लाइसिन है ना, ये इसेंशियल हैं। थ्रियोनाइन, मिथियोनाइन, थ्रियोनाइन और मिथियोनाइन, 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 थ्रियोनाइन, मिथियोनाइन। ठीक है, MET, इससे इनको ट्राइबल नेम लिखते हैं तो MET लिखेंगे इसका। ओके, है ना, MET लिखेंगे। लाइसिन का ट्राइबल नेम लिखेंगे तो LYS लिखेंगे। एक बार देखिएगा, नॉन इसेंशियल कौन है, ग्लाइसिन, एलानाइन। एलानाइन नॉन इसेंशियल है, एलानाइन नॉन इसेंशियल है। ओके, उस सॉरी एलानाइन और ग्लाइसिन भी, ग्लाइसिन। और बाकी वेलाइन, वेलाइन इसेंशियल में आएगा।
तो ये इसेंशियल वाले देख लेना कौन से हैं एक बार बुक में, बाकी तो अपन देख मतलब इतना डिटेल में नहीं आता, बहुत सारी लिस्ट दी हुई है, बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत सारे अमीनो एसिड दिए हुए हैं इसमें, प्रोटीन कौन से इसेंशियल है नॉन इसेंशियल है। आगे हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन। तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन में हम देखेंगे फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। सबसे पहले फाइब्रस प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है और इसका एग्जाम्पल क्या है। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलल चलती है। दो पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे चलेगी, पैरेलल, है ना। पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलल चलेगी किसमें, फाइब्रस में। टुगेदर हाइड्रोजन डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये दो पॉलीपेप्टाइड बेस चेन के बीच हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ओके, और फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर देते हैं, फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर, फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर देंगे। अच्छा, मोस्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें वो ये है कि ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये बात याद रखना है ना। पैरेलल होती है चेन, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है पॉलीपेप्टाइड के बीच, फाइब्रस स्ट्रक्चर देते हैं, लेकिन मेन बात है इनसॉल्युबल इन वाटर। फिर अगला अनदर इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, कैराटीन और मायोसिन। एग्जाम्पल है इसका कैराटीन। अब कैराटीन काय में मिलता है, तो हेयर, वुल और सिल्क, हेयर, वुल, सिल्क। याद करें मेरे साथ साथ, एग्जाम्पल क्या है फाइब्रस का, कैराटीन। किसमें मिलेगा, हेयर में, वुल में और सिल्क में। उसके बाद आता है मायोसिन। मायोसिन भी फाइब्रस प्रोटीन है, काय में मिलेगा, मसल्स में मिलेगा, काय में मिलेगा, मसल्स में मिलेगा, नाम से ही मायोसिन है, मसल्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम ग्लोबुलर प्रोटीन में। तो ग्लोबुलर प्रोटीन देखो, यहां से ना प्रोटीन में डिफरेंस भी आ सकता है और एग्जाम्पल भी आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में एग्जाम्पल तो आना ही है दोनों में से कुछ ना कुछ। ओके, ये चेन पॉलीपेप्टाइड कॉइल राउंड टू गिव स्फेरिकल शेप। यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड पैरेलल, कॉइल्ड राउंड पॉलीपेप्टाइड चेन, में हाफ में लिखना हो, पॉलीपेप्टाइड चेन गिव स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप। ओके, उसके बाद स्ट्रक्चर कैसे देंगे, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर देंगे। दीज आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। एग्जाम्पल देख लो, इंसुलिन, इंसुलिन एक एग्जाम्पल है। दूसरा एल्ब्यूमिन, दूसरा है एल्ब्यूमिन, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है भैया, ये है, पढ़ के जाइएगा, एल्ब्यूमिन और ओके। उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। जिन लोगों को याद हो जाता हो वो पढ़ें, बाकी मुझे ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ आपको अमीनो एसिड के बारे में, कि अमीनो एसिड क्या होता है और क्या करता है। उसमें एक हम पढ़ रहे हैं ज्विटर आयन, ज्विटर आयन, वेरी आईएमपी। ज्विटर आयन क्या होता है समझिए। देखिए ज्विटर आयन क्या होता है, जो हमारा अमीनो एसिड में एमाइन होता है जो बेसिक होता है, एसिड होता है जो एसिडिक होता है, दोनों चीज एक ही अल्फा अमीनो एसिड में प्रेजेंट होती है, तो मतलब एसिडिक बिहेव भी करता है बेसिक। इसके साथ साथ इसमें जो NH2 है, ये COH का हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। कैसे, जैसे ये यहाँ पे लिखा RCH ओके, यहाँ पे कौन है, NH2 है। ओके, अब हम देखें तो ये क्या कर सकता है, यहां से ये एज इसको दे देगा, तो NH3, यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ COO, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, मतलब यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यानी एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो यानी कि एक प्रोटॉन जो एमाइन ग्रुप एक्सेप्ट कर ले और एसिडिक ग्रुप डोनेट कर दे, तो ऐसे ग्रुप को ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो aqueous solution, in aqueous solution the carboxylic can less proton and amino group can accept the proton, give rising the dipolar known as deuterion। dipolar ion, dipolar ion को ही हम ज्यूटर आयन कहते हैं। ओके, ज्यूटर आयन डायपोलर है, ज्यूटर आयन न्यूट्रल है क्योंकि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ज्यूटर आयन में दोनों चीजें हैं, एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है, तो इतना लिख के आ जाएंगे। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं
आईएमपी टॉपिक लेते हैं हम, जिसका नाम है, अच्छा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन किसे कहते हैं। तो जब हम इनको इसका ग्लोब्यूल्स को के हेलिकल्स को बहुत ज्यादा टेम्परेचर देकर अनकॉइल्ड कर दें, ठीक है, ये बहुत सारी कॉइल्स हैं आपस में, बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दें, इनको अनकॉइल्ड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट है कि जो एग होता है उसमें बॉईल करने के बाद उसका वाटर कहाँ चला जाता है, तो हम बोलेंगे जो एग होता है वो बॉईल करने के बाद उसका जो प्रोटीन है, उसका जो कॉइल्ड है वो अनकॉइल्ड हो जाती है, मतलब डीनेचुरेशन हो जाता है, इसलिए वो जो वाटर है वो काय में बदल जाता है, फाइब्रस में बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है विटामिन, है ना। एंजाइम की डेफिनेशन याद करके चले जाना, बाकी मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। एंजाइम्स बायोकैटालिस्ट होते हैं, इतना याद कर लेना, एंजाइम्स बायोकैटालिस्ट होते हैं। उसके बाद में पढ़ा रहा हूँ विटामिन्स। विटामिन्स जो हैं बहुत ही इसेंशियल हैं, जो हमें बाहर से इंटेक करने होते हैं स्मॉल अमाउंट में, जो हमारी डे टू डे लाइफ चलाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। विटामिन्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है, विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फेट सॉल्युबल, कौन होते हैं, फेट सॉल्युबल, और एक होते हैं वाटर सॉल्युबल। ओके, फेट सॉल्युबल होते हैं ए डी ई के, और वाटर सॉल्युबल होते हैं बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में सारे बी आ गए, कौन कौन से बी आ गए, B1, B2, B6 और B12। ओके, और आ गया सी, है ना, इतने इतने आ गए, सारे आ गए, है ना, सी। उसके बाद देखते हैं सबके कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो देख लेंगे इनकी कमी से क्या होता है, ये भी आईएमपी है। उसके बाद कौन फेट सॉल्युबल है, कौन वाटर सॉल्युबल है, ये अगेन आईएमपी है। उसके बाद देखते हैं कि वाटर सॉल्युबल है, इसका मतलब ये वाटर में सॉल्युबल होकर बाहर चले जाएंगे। क्वेश्चन है कि विटामिन सी स्टोर क्यों नहीं होता ह्यूमन बॉडी में, रोज क्यों जरूरत लगती है इसकी, तो भैया यूरिन के साथ बाहर चला जाता है, क्योंकि ये कैसा है, वाटर सॉल्युबल है। ओके, अब आते हैं इसके नाम पे, तो ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल, डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, ई का नाम है टोकोफेरॉल, के का नाम है फिल्डोक्विनोन, बी का नाम है थाइमीन, राइबोफ्लोविन, पाइरिडॉक्सिन, साइनोकोबाल्मीन, एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, इनके सबके केमिकल नाम याद रखना है, कौन कहाँ कहाँ होता है, किन की कमी से कौन कौन सी दिक्कतें होती है। ओके, वेरी आईएमपी चीज है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको कि डीएनए क्या है, तो डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। बड़ा सिंपल ही क्वेश्चन आता है। वाटसन और क्रिक ने इसको डिस्कवर किया था, इसके स्ट्रक्चर को, वाटसन एंड क्रिक ने। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के डबल स्ट्रैंडर्ड डबल हेलिकल से बना हुआ है। डीएनए आरएनए का 2-3 नंबर का डिफरेंस याद करके जाना। उसके बाद आईएमपी क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड, हरगोविंद खुराना, याद रखना, हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड को डिस्कवर किया, और इन्हें 1968, है ना, 1968 में नोबेल प्राइज भी मिला था 2-3 लोगों के साथ। ओके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, वेरी आईएमपी, इसमें भी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है और इसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो फॉरेंसिक लेबोरेटरी में डिटरमाइन पैटर्निटी में, डेड बॉडीज को आइडेंटिफाई करने में, रेशियल ग्रुप को रिवराइट करने में, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को रिवराइट करने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किसने डिस्कवर किया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इस तरह से ये पूरा बायोमोलिक्यूल्स हो गया है मेरा खत्म। आता क्या है यहाँ से, कौन सा फाइब्रस प्रोटीन है, कौन सा ग्लोबुलर प्रोटीन है ना, फेट सॉल्युबल कौन है, वाटर सॉल्युबल कौन है, और इनके एग्जांपल, कौन सी चीज कहाँ होती है, किसकी कमी से क्या होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल, कौन सा रिड्यूसिंग है, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है। उसके बाद एक्सरसाइज का स्टार्टिंग का, जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उसके स्टार्टिंग के 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन वेरी आईएमपी है, वन है ना, लास्ट में 1, 2, 3, 4, 5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ऐसे करके बायोमोलिक्यूल हो जाता है हमारा फिनिश। थैंक यू वेरी मच।